हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोलक सिंह। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन डेंटल हेल्पलाइन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम आपको इस चैनल के ऊपर डिफरेंट डेंटिस्ट्री के रिगार्डिंग गाइडलाइंस देंगे, जैसे कि डिफरेंट कंट्री में कैसे सेटल होना है, इंडिया में क्या ऑप्शन है, अब्रॉड में क्या ऑप्शन है, और कैरियर गाइडलाइंस जो भी होंगी आपको हम टाइम टू टाइम देंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कि इंडिया के ऊपर, कि जैसे इंडिया में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है अगर हम BDS और MDS करते हैं। क्योंकि मोस्टली सबका ड्रीम नहीं होता कि हमने फ़ॉरेन जाना है। कुछ होते हैं कि उनको होता है कि नहीं, हमने अपनी ही मदर कंट्री में रह के सर्व करना है, इधर ही हमने सेटल होना है। और कुछ स्टूडेंट्स का या कुछ डॉक्टर का होता है कि हमने फ़ॉरेन कंट्री में जाना है, वहाँ एक्सप्लोर करना है। तो हम कंट्री वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंट्री इंडिया से। तो सबसे पहले हम इंडिया में जो ऑप्शन है हमारे BDS के बाद या MDS के बाद, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है गवर्नमेंट जॉब का। और हमें सबको पता है गवर्नमेंट जॉब की कितनी तंगी चल रही है। गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से अगर निकलती भी है तो बहुत कम सीटें निकलती हैं और कैंडिडेट हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, कुछ हमारे कह लो कि ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, हमारी कुछ संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं कि हम आने वाले टाइम में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को, जहाँ जो भी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसको हम मिलकर बात करेंगे कि डेंटल जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी भी बढ़ोतरी की जाएगी। और बाकी ऐसे कि आपको टाइम टू टाइम आपको न्यूज़पेपर चेक करते रहना है। टाइम टू टाइम आपको जो भी वॉक इन इंटरव्यू के किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर में आपको ऑप्शंस आते हैं, आपको उसको फॉलो अप करते रहना है। और जो भी डेंटल का, जहाँ अपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का या कोई भी किसी भी तरह का जो सेंटर के साथ रिलेटेड हो, कोई भी अदारा रिलेटेड हो, उसका कोई भी एग्ज़ाम आता है आपको उसको फिल करना ही करना है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको छोड़ना नहीं है जो हमारी डेंटिस्ट्री के साथ रिलेटेड हो और जिसमें हमारे चांसेस हो जॉब के। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है, सिंपल है, प्राइवेट प्रैक्टिस। अगर आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करनी है 2, 3, 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद। हाँ, वो डिपेंड करता है अपने 4 साल का एक्सपीरियंस लेना है या 5 का लेना है। मोस्टली अगर आप सीखना चाहते हो तो आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी आप अच्छा काम सीख सकते हो। एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप मोर देन गुड, बेटर, बेस्ट में जैसे हम कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपको पता लग जाएगा। देखो, अगर हम पास आउट होकर एकदम से हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, उसमें ना तो हमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन का पता होगा, ना कुछ हमें नाम पता होते हैं। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो बुक्स में हम पढ़ी होती हैं, करते हैं, लेकिन वो जो हम एक लाइव पेशेंट को मिलते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट को मिलते हैं, बच्चे को मिलते हैं, बूढ़े को मिलते हैं, पढ़े लिखे को मिलते हैं, अनपढ़ को मिलते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, चेंजेस हो जाती हैं। वो हमें एक किसी की गाइडलाइन के अंडर ही रहकर सीखी जाए तो अच्छी रहती है और हमें उसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है आर्मी डेंटल कॉर्प्स। तो हमें सबको पता है कि आर्मी का एग्ज़ाम निकला, अभी लास्ट में निकला था। आर्मी में जैसे आगे ब्रांचेस आ जाती हैं, BSF आ गई, एयरफोर्स आ गई, CRPF, नेवी, और एक ऑप्शन होता है इसका ECH। इसमें ऐसे होता है कि अगर आपने आर्मी का एग्ज़ाम भरा हुआ है तो ये नहीं कि जो आर्मी डेंटल कॉर्प्स निकला है आपने उसको ही फिल करना है। इसमें जैसे BSF को भी आपको डेली चेकअप कर देखते रहना है कि उसकी जो वेबसाइट है आपको बार बार चेक करते रहना है कि इस पर कोई और नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। एयरफोर्स की भी नोटिफिकेशन देखते रहना है आपको, CRPF के भी देखते रहने, नेवी के भी देखते रहने, क्योंकि इन सभी ब्रांचेस के अंदर एक कह सकते हैं कि एक डेंटल और डॉक्टर्स का एक अलग से यूनिट होता है और जिसमें वो डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और इसमें आपको रैंक भी मिलते हैं। जैसे बढ़िया रैंक के ऊपर आप जाते हो, एक ऑफिसर रैंक के ऊपर आप जाते हो, ठीक है, आप डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जितने भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो उनका क्राइटेरिया होगा उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और एक काफ़ी अच्छा आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आने वाली वीडियो में हम आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड किया करेंगे कि किस लिंक के जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिसर्च प्रोग्राम। जैसे ICMR भी है जो रिसर्च प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं। ICMR हो गया, एम्स हो गया, ऐसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं, सेंटर के अंडर भी आते हैं, जो कि आपको ये प्रमोट करते हैं कि आप रिसर्च प्रोग्राम में आओ। उसमें आपको जूनियर साइंटिस्ट कह सकते हो आप, उसके बाद जूनियर रेजिडेंस, जूनियर साइंटिस्ट, उसमें वो आपको अपॉइंट करते हैं। इसका एक आई थिंक एक पेपर होता है इसका एक, और उसको पेपर के थ्रू आपको वो अपॉइंट करते हैं और आपको उस हिसाब से उसको क्लियर करके बीच में जाना होता है और फिर आपका जो भी उसका क्राइटेरिया होता है उसका फॉलो अप करना होता है। और ऐसा भी है कि जैसे BDS के कुछ ऐसे ऑप्शन भी है कि BDS के आई थिंक 1.5 या 2 साल बाद भी आप अपनी रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है। और इसमें आपको ईजी आपको जो भी गाइडलाइंस होती हैं सारा कुछ मिल जाता है। सभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, सबकी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें मेंशन होती हैं, लेकिन विजिट आपको करना है। और बाकी मैं जैसे आपको पहले मैंने आपको बताया कि मैं सभी इन चीज़ों का ढूंढ कर जो भी ईजी वे होगा जो वेबसाइट का कि एक सिंगल क्लिक पे आपको सारे ऑप्शंस मिल गए, वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रेलवे का। रेलवे में भी एक डेंटल की यूनिट होती है जो उनका रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेलवे का जो सारा सिस्टम है सेंटर के अंडर आता है। और इनके अपने खुद के भी कह सकते हैं कि जो रेलवे का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेल कोच फैक्ट्री में काफ़ी ने विजिट किया होगा। रेल कोच फैक्ट्री में एक अलग की एक कह सकते हैं कि अलग ही दुनिया होती है। उनका अपने हॉस्पिटल्स, उनके अपने स्कूल्स, अपना उनका सारा सिस्टम अलग होता है। तो इसलिए रेलवे में भी जो पहले से ही जिनके फैमिली मेम्बर्स को रेलवे में हैं, जहाँ जिनको इसके बारे में नॉलेज, उनको पता होगा कि रेलवे में इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और आप रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हो। रेलवे का भी एग्ज़ाम निकलता है, वैकेंसीज कम होती हैं लेकिन हमें ट्राई करने में हमारा कुछ नहीं जाता। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकले, चाहे वो रेलवे का हो, आर्मी का हो, किसी का भी हो, आपने एक बार फिल ज़रूर करना है, तो एटलीस्ट आपको पता चले कि उसका आपको क्या बेनिफिट है क्या नहीं। और नेक्स्ट हमारे पास जैसे ऑप्शन आता है कि इन सब के बाद हमारे पास सिंपल ऑप्शन बचता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ फिर हम कोई जैसे कह सकते हैं कि किसी के साथ हम कंसल्टेशन हम अपनी रख सकते हैं। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे होता है कि आपको एक फ़िक्स सैलरी मिलेगी, आपका जो भी जॉब टाइमिंग होगा उसके हिसाब से होगा, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी जो भी होगा वो हॉस्पिटल वाले आपके कह सकते हैं कि सेटल करेंगे। तो इसमें ऐसे होता है कि उसमें आपको ऐसे होता है कि आपको एक फ़िक्स सैलरी मिल जाती है, टाइम आने पे आपको जो भी इंक्रीमेंट होता है आपको मिलता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ये कुछ ऑप्शन है। और आगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे आते हैं नॉन डेंटल। अगर ये डेंटिस्ट्री के साथ रिलेटेड थे कि अगर हमने डेंटिस्ट्री में ही रहना है तो हमें आगे इसमें कैसे कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करना है, तो हम आपको नेक्स्ट बताएंगे नॉन डेंटल। तो नॉन डेंटल में जैसे सबसे पहला आता है सिविल एग्ज़ाम का। सिविल एग्ज़ाम में आईएएस, आईपीएस पुलिस के होते हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि आप अभी आपने देखा जो भी रिसेंटली रिजल्ट आया उसमें काफ़ी डॉक्टर्स ने टॉप किया है, काफ़ी डॉक्टर्स हैं, मॉडल्स है, हर एक कह सकते हैं कैटेगरी से कोई ना कोई बंदा है। तो सिविल सर्विस में सिविल एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। सिविल एग्ज़ाम के जैसे 2 पार्ट्स होते हैं, तो वो हमें पता है, उसकी अकेडमीज़ होती हैं, सारा कुछ होता है, वो आपको सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप सिविल का एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हो तो यू विल गेट अ वेरी हाई लेवल जॉब एंड यू विल क्लास 1 ऑफिसर जॉब। तो इसका ऐसे होता है कि अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि अगर आपने डेंटिस्ट्री से हट के आपके पास बैचलर डिग्री हो जाती है एमबीडीएस के बाद, या एमडीएस का चलो बाद का ऑप्शन हो गया, अगर बीडीएस के बाद ये आपने करना है तो आप बैचलर्स के बाद भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो जब हम सिविल एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, तो इसका ये नहीं आईएएस आईपीएस तो चलो होते ही होते हैं, इसके बाद उसमें और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इनकम टैक्स में हो जाते हैं, वाटर सैनिटाइजेशन में हो जाते हैं, मतलब काफ़ी जो सेंटर के कह सकते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट के अंदर जो अदारे आते हैं ना, हम उसमें हमें जॉब के चांसेस हमारे ईजी हो जाते हैं। जो 3-4 ये जो ऑप्शन है आईएएस या आईपीएस का हो गया, ये तो चलो आ गए अपर क्लास के, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत क्लास 1 ऑफिसर जॉब्स रहती हैं जो हम मिनिस्ट्री में डायरेक्ट हम एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे यूपीएससी की, अब इसके बाद हम जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, फार्मा कंपनी में। और फार्मा कंपनी भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस निकाल रहे हैं। जैसे फार्मा कंपनी को भी ज़रूरत होती है कि हमारे पास बैचलर डिग्री वाला स्टूडेंट है, अगर वो डॉक्टरी लाइन से, अगर डेंटिस्ट हैं तो डेंटिस्ट हो या कोई भी डॉक्टर हो वो उसको लेते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो हम डेंटिस्ट की जो स्टडी होती है वो सेम होती है सब जगह, है ना। वो फुल बॉडी का पता होता है हमें, ये नहीं है कि एक दांत के तो दांत का ही पता हो। तो इसलिए जो फार्माकोलॉजिकल रिसर्च है उसमें हम इजीली जा सकते हैं, हम इजीली फार्मा कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली एक अच्छी पोस्ट और अच्छी सैलरी हम पा सकते हैं। तो अगर आप इनसे लगता है कि नॉन डेंटल अगर आपको उसको नहीं कुछ अच्छा लगता है, तो फिर आता है फिर घुमा फिरा के हम आते हैं अपने डेंटल लैब वर्क के ऊपर। जो डेंटल लैब्स होती हैं आजकल आपको पता है 3D स्कैनर्स आ गए हैं, 3D प्रिंटर्स आ गए हैं हमारे, तो उसमें हम ऐसे कर सकते हैं, हम एक अपना लैब का सेटअप लगा सकते हैं जिसमें हम लैब टेक्नीशियंस को आगे हम अपने आगे रख सकते हैं और हम डिफरेंट जैसे क्लिनिक के साथ या चेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनके साथ, और उनके साथ हम अपना खुद का एक लैब वर्क, अपनी लैब्स और अपना लैब स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें डेंचर्स खुद बनाए होते हैं, सारा काम किया होता है, पता तो होता ही है हमें कि किस कहाँ क्या कमी होती है, कौन सा एस्थेटिक अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, एस्थेटिकली कैसा लग रहा है, ये क्या नहीं है, कलर वाइज कैसा है। तो इसलिए हम एक लैब वर्क में बहुत अच्छा भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो लैब वर्क में। तो क्योंकि लैब वर्क में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी चीज़ चेक करनी पड़ेगी, और जो भी स्टाफ आपको अभी रखना पड़ेगा, आपको वेल एजुकेटेड स्टाफ रखना पड़ेगा, और वो रखना पड़ेगा जिसको आपकी प्रॉपर मेजरमेंट लेनी आती हो, पता हो कि कौन सी जगह पे कौन से कलर शेड कलर में आए, सारा कुछ मतलब वो चीज़ें होती है। वो डेंटल लैब हमारे पढ़े, डेंटल मटीरियल हमने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कि उसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अगर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, आपको पता ही है कि पब्लिक हेल्थ आ जाती है हमारी, MHA, MSc, PhD,
और MBA वगैरह हमारे आ जाते हैं। अगर आपने बिजनेस में जाना है, जहाँ हमने फाइनेंशियल में जाना है, जहाँ ऐसी किसी भी कैटेगरी को आप पसंद करते हो, मास्टर में आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ये BDS एक बैचलर डिग्री है और उसके बाद आप मास्टर्स में ईजिली आप एडमिशन ले सकते हैं, अपना कैरियर चेंज कर सकते हो। बाकी फिर वो बात है कि डिपेंड करता है आपके जो इंटरेस्ट है आपका क्या है, मतलब आपने किस लाइन में जाना है और किसको चूज़ करना है, किसको नहीं जाना। और इसके बाद अदर ऑप्शंस और हैं हमारे पास। अगर आपको लगता है कि हमें फिर से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आई, तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कि अपनी डेंटल जो चेन है ना वो खोलो, डेंटल क्लिनिक की चेन खोलो। हाँ ठीक है, वो स्टार्टिंग में लगता है कि हमें बहुत टफ काम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हो ना अपनी तरफ, 2-4 साल अगर आपने काम किया, आप नहीं सेटिस्फाई हो सकते, आप ऐसे ही कर सकते हो, आप छोटे छोटे क्लिनिक खोल सकते हो। क्योंकि आजकल इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हमें सबको पता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन फिर भी जो हमारे लोग हैं वो डेंटल अवेयरनेस इतनी उसमें नहीं है, ओरल अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो हमें करनी पड़ेगी। अगर हम छोटे क्लिनिक्स खोल लेंगे, उसमें हम बहुत, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, कुछ अनएम्प्लॉय भी है, उनको हम आगे अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें एक जॉब के ऑप्शंस बहुत आ जाते हैं और एक हमारा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में या 1 महीने में या 1 साल में 10 क्लिनिक खोल लेनी है। स्टेप बाय स्टेप पहले 2-3 महीने देखो कौन सा एरिया सही लग रहा है, जो स्लम एरिया में ज़्यादा आप उस पर कंसनट्रेट करो, वहाँ देखो जाकर कि आप कैसे काम करो। उसमें एक चैरिटी का काम भी आपको करना पड़ेगा। अगर डेंटल चेन भी खोलते हो तो ऐसा नहीं है कि डेंटल चेन के आप इतना प्रोफेशनल कर दो कि पेशेंट अफोर्ड ही ना कर पाए और अपने खर्चे सारे निकाल दो। इसलिए अगर स्टेप बाय स्टेप करो, अगर आप नॉर्मल एरिया में भी कर रहे हो, अगर आप पूरे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, आपको जो आप रिच पेशेंट को भी करोगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्राइस वेरिएशन रखोगे, लेकिन आपको एक अपना क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि आपकी जो चेन है वो आगे एक प्रॉपर चले। क्योंकि आप सब जानते हैं कुछ चेन्स हैं जो काफ़ी अच्छे इसमें बिजनेस में सेटल कर रहे हैं, और उसमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो डेंटिस्ट्री के साथ रिलेटेड है ही नहीं, लेकिन वो फिर भी डेंटिस्ट्री की जो क्लिनिक्स हैं, जो हमारी डेंटल क्लिनिक्स हैं, उनको चला रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ट्रेनिंग सेंटर्स। जैसे आजकल एकेडमिक्स काफ़ी खुल रही हैं, एकेडमी में जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारियां होती हैं हमारी, एग्ज़ाम के बाद हम पेशेंट को हैंड्स ऑन कोर्स करवाते हैं। किसी को लेज़र का, आजकल जैसे लेज़र का काफ़ी हो रहा है, लेज़र के बाद हमारा बोटॉक्स का आजकल बहुत चल रहा है। ऐसे काफ़ी कोर्सेज हैं जो आजकल यंगस्टर्स पसंद करते हैं और आने वाले हमारी जनरेशन को वो चाहिए वो, और वो हर एक डेंटल क्लिनिक पे होने चाहिए। और आजकल हेयर ट्रांसप्लांट भी आपको पता होगा, वो भी काफ़ी क्लिनिक्स के ऊपर अवेलेबल है। तो इसलिए आप उसका ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए खुद आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। आप छोटे छोटे कोर्सेज़ के आगे डॉक्टर्स को आप अपने कंसल्टेंट रख सकते हो और उनके साथ टाई अप्स करके एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने यार ट्रेनिंग सेंटर खोला और आप बोलो 2 महीने बाद हमारा ट्रेनिंग सेंटर चलानी है। एटलीस्ट आपको 6 मंथ से लेकर 1 साल तक आपको देना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, तभी जाके आपका ट्रेनिंग सेंटर आगे हिट करेगा। वही आगे नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे होता है, इसमें ही आता है डेंटल कोर्सेज। वो ट्रेनिंग सेंटर के साथ ही रिलेटेड है। आप एक ट्रेनिंग सेंटर भी अगर बनाते हो तो उसमें आपको डेंटल कोर्स आपको कंडक्ट करवाने, डेंटल कोर्स करवाओगे, डिफरेंट मेंटर्स आपके पास आएंगे। एक तो आपका सर्कल वाइड होगा और आपके पास स्टूडेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और आप कॉलेज के साथ टाई अप्स कर सकते हो अपने। बट उसमें आपको जो मटेरियल का खर्चा होता है, जो होता है, वो आपको एक प्रॉपर उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगा कोर्स रख लो, कोई आए ना उसमें, ऐसी चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी। और नेक्स्ट उसमें आता है कि डेंटल मटेरियल का वर्क। आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। डेंटल मटेरियल आप जैसे भी हम कह सकते हैं कि आप उसका होलसेल का काम खोल सकते हो, चेयर्स का कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात आती है नॉलेज की। अगर आप डेंटल के थ्रू गए हो, अगर आप क्लिनिक के थ्रू एक बार आप हो चुके हो, गो थ्रू हो चुके हो, तो आपको तभी पता चलेगा कि किस में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और किस में नहीं होती। अगर आप उसका भी स्टार्ट करते हो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। हमें सबको पता है कि काफ़ी जो हम भी सामान लेते हैं या काफ़ी लेते हैं, कि हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे डीलर्स बैठे हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है सब चीज़ों की। आप उनके साथ टाई अप्स करके, उनके साथ पार्टनरशिप करके, शेयर बेसिस के ऊपर आप उनके साथ काम कर सकते हो, जहाँ आप अपना अलग से भी काम खोल सकते हो। फिर आते हैं जैसे डेंटल स्कैन सेंटर। मोस्टली जैसे हम फुल बॉडी की स्कैन होती है, हमारी ब्रेन की MRI होती हैं, सारा कुछ होता है, CT स्कैन होती हैं, सब कुछ होता है हमारा। तो उसमें ऐसे होता है कि हम डेंटल के भी स्कैन सेंटर्स होते हैं। जैसे हमें कई बार डेंटल की CBCT की ज़रूरत पड़ जाती है, मोस्टली हम यूज़ करते हैं, OPG यूज़ करते हैं। ठीक है। और आजकल आप अगर वो खोलो तो आप अपने डिफरेंट डॉक्टर्स को जाके बताओ, अपने एरिया के डॉक्टर्स को, अपने लोकल सिटी के, अपने डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर को बताइए कि हमारा स्कैन सेंटर है, हमारे पास पेशेंट्स रेफ़र करो, तो डेफिनेटली वो करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें एक ईजी चीज़ मिलेगी देखने को। अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो थर्ड मोलर कहाँ प्लेस है, जहाँ कोई नर्व में कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत, हम उसको CBCT के साथ देख सकते हैं, हम उसको OPG के साथ देख सकते हैं, और उसको मतलब कह सकते हैं कि जो भी कंप्यूटराइज टेक्निक्स इतनी हो चुकी हैं कि वो ईजी रहता है। अगर किसी पेशेंट को
फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ही कोई पेशेंट आता है, अगर मुझे नहीं समझ आती कि इसका थर्ड मोलर कहाँ प्लेस है, जहाँ इसमें फ्रैक्चर कहाँ हो रखा है, इसके पेशेंट के पेन क्यों हो रही है, कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल है, उसको स्कैन के लिए भेजो, उसको उसकी डेंटल स्कैन के लिए भेजो। डेंटल से ओपीजी आएगा, ओपीजी में मोस्टली हम अपना आधे से ज़्यादा फेस हमें दिख जाता है, उसमें सारा जो भी फ्रैक्चर्स होता है, अगर उसमें ऑर्बिटल है या हमारी जाइगोमेटिक है या मैंडिबल मैक्सिला, सारा उसमें हमारा इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि उसमें भी आपको बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन आपको अपना खुद एक अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपने लोकल डेंटिस्ट के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने शहर के डेंटिस्ट के साथ, तभी जाकर आप उसमें एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है। बाकी स्टॉक मार्केट, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है, तभी, थोड़ी सी नहीं पर स्टॉक में नॉलेज तो बहुत चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वो रिस्क होता है उसमें, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले नॉलेज सही करना। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कोई भी काम शुरू करना है, पहले आपको एक बार अपना जो प्रोफेशन है उसका गो थ्रू होना पड़ेगा, तभी आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी कि ये आपके लायक है कि नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये ना फिर भी आपको लगे कि नहीं यार ये काम नहीं, और नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन, जो मेरे हिसाब से लास्ट, लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन हो, उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप अपना खुद का एक डेंटल जर्नल स्टार्ट कर सकते हो, एक मैगजीन स्टार्ट कर सकते हो, या खुद के CD प्रोग्राम जो कॉन्फ्रेंस करवा सकते हो। हमें सबको पता है कि जो जर्नल्स आजकल काफ़ी हैं, और हमें भी होता है कि हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहें, टच में रहें, तो इसलिए आप अपनी खुद की एक मैगजीन, एक जर्नल स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप एक टीम बना सकते हो एक अच्छे डॉक्टर्स की, जैसे कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ अच्छे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हो गए, गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स हो गए, उनको आप लेकर एक अच्छा आप एक ग्रुप बनाकर आप न्यू स्टूडेंट्स को चांस दे सकते हो, उनके आप आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो। आप काफ़ी कुछ मतलब इसमें मतलब बहुत हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, हमारे आइडिया कैसा है। और CD प्रोग्राम का तो हमें पता ही है सब, कोई कॉन्फ्रेंसेस आजकल होती हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डेंटिस्ट के साथ रिलेटेड है नहीं, लेकिन वो काफ़ी अच्छी एक कॉन्फ्रेंस के हेल्ड करवा देते हैं। लेकिन वही है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमने कुछ करना है, हमने PDS कर ली, MDS कर ली, लेकिन हमें फिर भी हमें स्कोप नहीं दिख रहा, हम अनएम्प्लॉय हैं, देखो वो ठीक है, मानता हूँ आपकी बात, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा इंडिया का स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन बट हमें अपने आप को स्ट्रगल करते ही रहना है, हार्ड वर्क करना है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया, अगर फिर भी आपको किसी को डाउट लगे, ना समझ आए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। और जितने भी आपको मैंने जॉब ऑप्शन बताए हैं, जैसे मल्टीनेशनल का, या कोई आर्मी का, या कोई आपको किसी भी तरह का मैंने जो बताया, उसके लिंक्स मैं आपको बड़ी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। और ऐसा कोई जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आएंगी उसमें मैं अभी आपको, जैसे अभी आज इंडिया का किया, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब्रॉड का। तो आने वाली वीडियो में आपको सिंगापुर, मलेशिया के बारे में बताऊंगा कि वहाँ कैसे सेटल होती है। तो स्टेप बाय स्टेप यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, UK, USA सारा आपको बताएंगे कि कैसे है कैसे नहीं। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के साथ कैसे काम करना है, WHO के साथ साथ कैसे काम करना है, ये सारी वीडियोस आपको इंक्लूड की जाएंगी। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो प्लीज़ रिमेंबर रखना है इंडियन डेंटल हेल्पलाइन, ऐसा नहीं है कि वीडियो, हम आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो डेंटिस्ट्री में, हम आपके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।